नमस्कार प्यारे साथियों। आपको आपका अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। और आप जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस YouTube चैनल पर इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज ही हमारा 5वां एपिसोड रहेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं तहे दिल से उन लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने कल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया। कल नहीं, जब से शुरुआत हुई है तब से आज तक उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट था। तो उन लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है। और देखो भाई, वास्तविकता यह है, यूट्यूब में वीडियो शूट करने में थोड़ा सा मेहनत तो लगता ही है ना, और मेहनत के साथ साथ टाइम भी लगता है ना। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि यदि हमारी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, थोड़ी सी अच्छी लगती है, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है। देखो, मैं ये बातें मैं बार बार नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ साथियों को देखते देखते याद ही नहीं रहता, तो उन लोगों को थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल को यदि आपको हेल्पफुल है तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। कल मैं वीडियो नहीं बना सका, इसका एक ही कारण था, मुझे अजीब सा लग रहा था कि क्या यार, ये किस काम में फंस गए, टाइम वेस्ट होता है और पढ़ाई भी अपनी नहीं हो पाती है ना। तो मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आप देखेंगे 14 सितंबर का आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन शाम को मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल खोल के देखा तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे अच्छे, काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए, और कुछ लोगों ने सजेशन भी दिए। उनको मैंने दूर करने की कोशिश भी की है कि जो भी गलतियां रह गई थी, अब वो गलतियां अगले वीडियो में नहीं रहेंगी। और इसके बाद भी देखो, सुधार होते रहेंगे, है ना। आप लोग जो भी कमियां देखते हैं इस वीडियो में, आप लोग हमें आराम से बता सकते हैं। तो यही कहना था मुझे कि यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ जहाँ तक यदि आपको लगता है कि किसी के लिए और दूसरे भाई के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप वहाँ तक इसको शेयर करें। और बाकी मैंने बता ही दिया है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कमेंट बॉक्स पर आप लिख करके हमें बताते रहें। हम आपकी जो सुझाव होंगे उन पर हम अमल करेंगे। बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए, आप लोगों को पता होगा पिछली क्लास में जो लेक्चर 4 था हमारा, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारा भारतीय संविधान के 22 भागों में से भाग 5 है। उस भाग 5 को हमने 5 अध्याय में बांटा था। उसमें से अभी अपना ये पहला ही अध्याय है, और अध्याय पहले में हमने संघ की कार्यपालिका के बारे में स्टार्ट किया था। कार्यपालिका में जो कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, सबसे पहले हमने उसी के बारे में पढ़ाई स्टार्ट की थी भाई। तो देख लीजिए, हट गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्टार्ट की थी। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो इसमें से पहला अनुच्छेद हमने पढ़ा था अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 जो राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 53, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो भी साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं आशा करता हूं कि इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, वो हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है उसको देख लीजिए, तो ये बात आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, है ना। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 53 जो था, उसमें ये कहा गया था कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में हमें जानकारी देता है। अनुच्छेद 55 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत होगा, तो उस प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 55 में था। इसी प्रकार से अनुच्छेद 56 में बताया गया था कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, कितने साल तक रहेगा। अनुच्छेद 57 बताया गया था कि राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति के पात्र होगा या नहीं होगा। अनुच्छेद 57 के बाद अनुच्छेद 58 जो था, 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं का वर्णन किया गया था। 59 में राष्ट्रपति के, मैं थोड़ा सा जल्दी फास्ट बोल देता हूँ क्योंकि ये है ना, 59 में क्या था भाई, सेवा, राष्ट्रपति के पद के लिए सेवा और शर्तें थी। और अनुच्छेद 60 में क्या था, राष्ट्रपति जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख
शपथ ग्रहण करेगा, ये अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। देखो भाई, ये चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, जब इन चीज़ों को आप एक बार दो बार समझ के पढ़ लेते हैं तो याद हो जाता है। अपन ट्रिक का देखो ज़्यादा सहारा नहीं लेंगे। मेरा मानना यह है कि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया ना भाई, तो भूलना मुश्किल है। क्रम से जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। अपन को ज़्यादा अनुच्छेद भी नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सिर्फ उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसके बाद अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला अनुच्छेद रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 61। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अनुच्छेद 61 में देख लो क्या दिया गया है, फिर इसको हम बाद में अच्छे से अभी पढ़ देते हैं डिटेल से। भाई देखो, इसमें दिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है भाई, प्रक्रिया दी गई है। क्या दिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। और एक प्रक्रिया को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि देखो भाई, मैंने जब अनुच्छेद आपको 56 पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, ऐसा तो अनुच्छेद 56 में लिखा था, है ना। लेकिन वो प्रक्रिया क्या होगी, उस प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है, ठीक है। आप इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ देते हैं। आखिर क्या है महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति पर कब लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, ठीक है ना भाई, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अनुच्छेद 61 के बारे में जो 3-4 बातें हैं हम अच्छे वहां से यहीं से पढ़ लेंगे। देखो भाई, इसके बारे में पहली बात, महाभियोग की प्रक्रिया जो है, महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब क्या है ना। तो पहले मतलब को जान लेंगे, फिर मैंने बताया ना राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिए। महाभियोग की जो प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 61 में, वो राष्ट्रपति के लिए है। क्या है महाभियोग की प्रक्रिया, क्या है तो देखो समझते हैं। महाभियोग का मतलब होता है यदि देश का राष्ट्रपति, यदि देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वो संविधान का अतिक्रमण करता है, यानी कि संविधान का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो उन्हें भी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो एक जो निश्चित प्रक्रिया है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रोसेस जो है, उसी प्रोसेस को भारतीय संविधान में महाभियोग, और इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द आता है इम्पीचमेंट कहा जाता है, ठीक है भाई। तो क्या है प्रक्रिया, उसको ये तो महाभियोग को समझ गए होंगे। महाभियोग क्या है, एक प्रक्रिया है जिसको राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके क्या चरण होंगे उसको अपन आगे डिटेल से पढ़ देंगे, ठीक है भाई। तो पहली बात तो क्या है, ये महाभियोग कब लगाया जाता है, तो इसका आधार क्या है, तो मैं अभी बता चुका हूँ भाई। इसका जो आधार है वो है संविधान का अतिक्रमण। क्या है, संविधान का अतिक्रमण यानी कि उल्लंघन। जब भी राष्ट्रपति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है ना, संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चलता है, तो संसद के पास इस शक्ति प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। तो ये इसका आधार क्या है, संविधान का अतिक्रमण। दूसरी बात ये याद रखने वाली बात है, दूसरी बात ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, देखो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे संविधान को बनाते समय जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने लगभग 60 देश, कितने, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, ठीक है। तो उन्हीं में से एक संविधान था अमेरिका, तो उसी अमेरिका के जो संविधान से ये जो प्रक्रिया हमने ली थी, ठीक है ना भाई। पूछा जाता है ये वाली बात तो मुझे लगता है कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, ठीक है भाई, प्रेरित है। तो किस देश के संविधान से, अमेरिका, ठीक है ना भाई। पूरी बात यदि मैं ना लिखूं तो आप थोड़ा सा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है भाई। क्या प्रेरित है, महाभियोग की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, ऐसा हमने जो उपबंध लिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया है।
दूसरी बात जो इसके बारे में पूछी जाती है, ये प्रक्रिया क्या है। देखो भाई, मैं बोला ना, इसको मैं आगे पढ़ूंगा थोड़ा सा, इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं मैं उसको पहले बता देता हूँ, इसके बाद इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो भाई, तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ये एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस सदन में प्रस्तुत की जा सकती है, यानी कि राष्ट्रपति पर ये जो संकल्प होता है किस सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन थे उसके भाई 4 थे। पहला था लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन दोनों, ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन था राज्य की विधान मंडल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे इस प्रकार से। तो उसी से मुझे याद आया कि ये बात मुझे बता देनी चाहिए, तो मैं बता देता हूँ अभी कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ठीक है भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने ये प्रश्न बोल दिया है। क्या लिखा है, देखो, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है भाई, क्या है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में पेश की जा सकती है। अब सदन का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है, या तो क्या हो सकता है, राज्यसभा, या फिर लोकसभा। ठीक है भाई, तो अब आप लोग जो मैंने प्रश्न बोला था उसका आंसर समझ गए होंगे। किसी भी सदन का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कहीं पर भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है भाई, और एक बात और इसमें जो याद रखने वाली बात है, संसद के किसी भी सदन, केवल संसद के लोग, यानी कि कहने का मतलब है जो राज्य के जो लोग हैं, राष्ट्रपति को चुनने में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का तो योगदान होता है, लेकिन राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए उनका कोई योगदान नहीं होता है। केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल संसद के सदस्य ही मिलकर के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। ये 3 बातें थी जो आपको याद रखनी थी। अब इस क्या होगी प्रक्रिया उसको अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग कर लीजिए, है ना। ये पूछे गए, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये वाली बात मैंने बता दिया है। एसएससी 2018 में पूछा गया था ये, और इसका आधार क्या है ये तो सामान्य सी बात है, जान लीजिए। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं आखिर प्रक्रिया होगी क्या, किस तरीके से हटाया जाएगा, है ना। तो देख लीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए यार, तो है ना, उसको अन्यथा ना लीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ आपको भी समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखिएगा, धैर्य बना करके, है ना। क्योंकि होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जब हम है ना यूट्यूब चलाने बैठते हैं तो पता चलता है कि 1 घंटे में अपन ने 10 वीडियो देख ली, है ना। तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं ना भाई। तो जो भी वीडियो देख रहे हो उसको थोड़ा सा आप स्थिर होकर देखिए, आप चीजें काफी समझ में जाएगी, है ना। ये फास्ट नहीं है, देखो जल्दी जल्दी अपन को नहीं करना है, कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखो इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये प्रक्रिया कैसे शुरुआत होती है। तो देख लीजिए भाई, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे समझते हैं, एक थोड़ा सा अलग तरीके से, है ना, ताकि चीजें याद रहें। देखो भाई, इसके 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 2 और 2 इस साइड 4। ठीक है, तो पहले नंबर पर जो आता है, देखो ये प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना भाई, किस तरीके से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा, इसके बारे में देखो। तो सबसे पहला तो होता है भाई आरोप का प्रारंभ। ठीक है, इसको अलग से अभी डिटेल से पढ़ते हैं, देख लो भाई, तो मैं लिख दूं थोड़ा सा जल्दी। इसके बाद क्या होता है, देखो ये मेंस, आप मेंस लिखेंगे ना जब, तो उसको भी इसी तरीके से आप वहां पर भी लिख सकते हैं, आसानी होगी लिखने में। ठीक है, सूचना या फिर नोटिस, ये क्या है इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है
पारित होने हेतु बहुमत क्या होगा। चौथा जो होता है भाई, राष्ट्रपति की उपस्थिति। सब का मतलब समझते हैं भाई, थोड़ा सा देखो भाई, सबके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, सबको देखो। अब क्रम से पढ़ते हैं। देखो भाई, जैसे ही जब भी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमको प्रारंभ करनी हो तो क्या होगा भाई, कोई ना कोई क्या होगा, एक आरोप पत्र होगा। ठीक है भाई, क्या होगा, आरोप पत्र का मतलब एक ऐसा पत्र जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। तो आरंभ करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो बात होती है कि जिस भी सदन में, मैंने फिर बोला जिस भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिस सदन में आप महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना है, तो उससे पहले इस आरोप पत्र में उस सदन के जितने भी टोटल सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर क्या होते हैं भाई, अनिवार्य होते हैं। कितने लोगों के, 1/4। जब तक आरोप पत्र पर कम से कम 1/4 लोगों के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो संकल्प है वो किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो संकल्प को पेश करने के लिए, ठीक है, सदन में संसद को संकल्प, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो संकल्प है उसको पेश करने के लिए आरोप पत्र पर कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इसको परसेंटेज में भी लिख दिया जाता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए, तो आप ध्यान रखिए 25%, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, अब देखो मैं इसलिए बता देता हूँ ऐसा कि कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि कई साथी ऐसे हैं जो नए हैं, है ना, उनको पढ़ना तो सब पढ़ तो लेते हैं लेकिन यही पता नहीं चलता कि इससे आखिर प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। तो प्रश्न बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि, है ना, मैं जो बता देता हूँ कि भाई आपको पता रहे कि कौन सी बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है और कौन सी बात पूछी जा सकती है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, कि जब भी जो महाभियोग का संकल्प है जिस सदन में पेश करना है उसके कम से कम आरोप पत्र पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी जाकर के उस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया का संकल्प पेश किया जा सकता है। ये बात समझ गए होंगे आप लोग, है ना। इसके बाद इसको पढ़ देते हैं, ये क्या है, नोटिस से सूचना। देखिए भाई, नोटिस से सूचना का मतलब ये है कि जैसे ही इस आरोप पत्र पर सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं तो सीधे कहाँ जाएगा, ये सदन में पेश किया जाएगा। तो सदन में पेश करने से पहले क्या होगा, राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन पूर्व, ठीक है भाई, क्या है, संकल्प पेश, इसको मैं हटा दूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, देखो, संकल्प पेश करने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक होगा। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा कि जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन इसकी फॉलो हो जाती है तो उसके आगे राष्ट्रपति को जिस व्यक्ति पर महाभियोग लगाना है उसे इसकी सूचना दी जाएगी कि भाई क्या है, हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने वाले हैं और आप चाहें तो महाभियोग की, अगर आप गलत हैं और आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप चाहें तो इसके संबंध में जो भी आपकी सफाई है वो पेश करने के लिए आप तैयार हो जाएं, या जो भी है, ठीक है, आप अलर्ट हो जाएं, सीधे सीधे कहने का मतलब है। और जिस दिन पेश होना है, अब यहाँ पेश होगा सदन में, तो उससे 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को एक नोटिस भेज दिया जाता है, उसके बाद ही आगे की चर्चा की जाती है। मान लीजिए ये भी हो जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। इसके बाद क्या होगा, इस जो आरोप पत्र है यानी कि जो संकल्प है वो सदन में पेश किया जाएगा, सदन में पेश किया जाएगा। और मैंने बोला किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो मान लीजिए जिस भी सदन में पेश किया गया था उस सदन में क्या होगा, मतदान होगा भाई, है ना।
कि कुछ लोग राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान करेंगे, कुछ लोग कहेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं लगाना चाहिए। तो संविधान ने बहुत अच्छी तरीके से उस प्रक्रिया को डिसाइड किया है कि यदि भाई कब पास माना जाएगा, पारित मतलब पास कब माना जाएगा, जब उस सदन के कम से कम 2/3 सदस्य क्या कर दें, ये जो संकल्प पेश किया गया था उसको पारित करने के लिए यदि उस सदन के टोटल 2/3 सदस्य अपना मतदान कर देते हैं तो उस संकल्प को पारित मान लिया जाता है। बात समझ गए आप लोग भाई? क्या कहा मैंने कि जैसे ही कोई संकल्प जब भी सदन से मतलब लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उसे पारित करने के लिए कुछ न्यूनतम भाई वोट चाहिए होते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करने के लिए कम से कम उस सदन के 2/3 सदस्यों के मतदान चाहिए होता है या फिर वोट चाहिए होंगे, तभी जाकर के वो प्रक्रिया आगे पारित होगी। ठीक है ना? यदि ऐसा हो जाता है, मान लीजिए किसी सदन में ये भी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो अब क्या होगा, पारित हो जाने के बाद ये जो सदन है इस महाभियोग की जो प्रस्ताव है इसको अगले सदन में फॉरवर्ड कर देगा। जैसे मान लीजिए, मानने के लिए है ना भाई, मैंने मान लिया कि स्टार्ट हुआ कहाँ से भाई, लोकसभा से। ठीक है, अब लोकसभा में पारित हो गया, यहाँ पर लोगों ने 2/3 बहुमत से इस संकल्प को पारित कर दिया। तो ये जो लोग हैं कहाँ भेज देंगे इस संकल्प को भाई, राज्यसभा में। ठीक है, कहाँ भेज देंगे, राज्यसभा में भेज देंगे। समझ गए बात? तो जिस सदन में मान लीजिए, अब 2/3 का मतलब भी मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं भाई, और 545। ठीक है, कितनी है, 545 है, आप जानते हैं। तो देखो भाई वर्तमान में, और 545 और 545 का 2/3 निकालने के लिए आपको जानना है भाई क्या कर देंगे, अब इसमें 2/3 का गुणा कर देंगे, काट दीजिए। तो देखो 3 एकम 3 और कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और कितना बचा, 2 24 हो गया। तो 3 8 24 और कितना बचा भाई, 5 तो 3 दूना 3 एकम 3, यानी कि लगभग यही तो निकल आएगा, है ना, हो जाएगा। और फिर 2 से इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 एकम 2 1 3, लगभग इस टाइप से 262-63 के आसपास निकल आएगा। तो यही है, ठीक है, कि कम से कम जब तक यदि लोकसभा में स्टार्ट होता है तो 262 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी लगभग, है ना। इसको पूरा कटने जब आप काट के देख सकते हैं डिटेल से। तो 2/3 का मतलब यही है, ठीक ना भाई, कि कम से कम इतने सदस्य तो इसके पक्ष में होने चाहिए। अब लोकसभा में यदि मान लीजिए पारित होता है तो राज्यसभा में आ जाएगा, यहाँ तक आते हैं। तो अब राज्यसभा यानी कि जो दूसरा सदन है वो क्या करेगा, राष्ट्रपति पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, क्या है, राष्ट्रपति पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करवाएगा। ठीक है, क्या करेगा, दूसरा सदन पहले सदन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। जांच करने के बाद यदि दूसरा सदन भी क्या है, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को सही पाता है, ठीक है, सही पाता है, और उसी सदन को दोबारा यहाँ पर भी इसी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो क्या होता है, जो महाभियोग की पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा मान लिया जाता है। और जिस दिन दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से ये वाला जो संकल्प है वो पारित हो जाता है, तो उसी तारीख से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। ठीक है भाई, ये बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आप लोग थोड़ी सी, मैं एक बार आराम से फिर से बोल देता हूँ। क्या होता है, पहले महाभियोग की प्रक्रिया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सूचना तक। तो मैंने बताया पहले जिस सदन में शुरुआत होती है वहां पर 2/3 बहुमत से पारित करके अगले सदन में भेज दिया जाता है। अगला सदन उसकी जांच करवाता है। जांच करने के बाद यदि वो आरोपों को सही पाता है तो वहां पर भी फिर से मतदान होता है, और वहां पर भी कम से कम 2/3 सदस्य यदि महाभियोग की प्रक्रिया के पक्ष में अपना मत दे देते हैं तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये होती है महाभियोग की प्रक्रिया, यहाँ पर पूरी हो जाती है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिखता नहीं, आप लोग समझ लीजिए, राष्ट्रपति की उपस्थिति। इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति पे जो आरोप लगाए गए हैं तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो अपना पक्ष या तो स्वयं रखे
जब यहाँ पर चर्चा हो रही है तो वो तो या तो स्वयं रखे या किसी दूसरे व्यक्ति से भी अपना मत या अपना पक्ष वहां पर रखवा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में उपस्थित होने का अधिकार है, या खुद या फिर किसी और व्यक्ति को वो वहां पर पेश करा सकता है। तो ये 3-4 बातें थी जो आपको याद रखनी थी भाई, है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है भाई, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी। ज्यादा कठिन नहीं है, तो कोई सिंपल है। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला, सबसे पहले क्या होगा, आरोप स्टार्ट करने के लिए ही कम से कम जिस सदन में स्टार्ट हो रहा है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस आरोप पत्र में होने चाहिए, तभी जाकर के महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि आरोप पत्र पर 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं तो संकल्प को जिस तारीख को पेश करना है सदन में, उस तारीख से 14 दिन पहले ही एक नोटिस दे दिया जाएगा राष्ट्रपति को, ताकि वो अपने पक्ष रखने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद सूचना देने के बाद वह तारीख मान लीजिए आ जाती है, तो उस तारीख को क्या होगा, उस पर चर्चा होगी, जो संकल्प पेश किया जाएगा उस पर चर्चा और मतदान होगा। और मतदान कितना होगा, यदि कम से कम उस सदन के 2/3 सदस्य उस पर वोटिंग कर देते हैं तो वो जो संकल्प है पहले वाले सदन जिससे स्टार्ट हुआ तो उसे पारित मान लिया जाएगा और उसको अगले सदन में भेज दिया जाएगा। अगला सदन पहले सदन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा, और जांच करवाने के बाद यदि सही पाता है तो वहां पर भी मतदान होगा, और मतदान होने के बाद कम से कम 2/3 सदस्य वहां भी चाहिए, और यदि ये लोग यहाँ पर भी पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पद वहां से रिक्त माना जाता है, ठीक है। और अगली बात मैंने कहा, क्या कहा भाई, ये सारी प्रक्रिया जो भी हो रही है जिसके खिलाफ हो रही है भाई, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होगा, यानी कि उसे उपस्थिति का अधिकार होगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे भाई। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ज्यादा कठिन नहीं है। एक बार यदि चाहे तो आप दोबारा भी इसको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को भी, देखोगे। अब 1-2 बातें और इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये प्रक्रिया पूरी हो गई, अनुच्छेद ही खत्म हो गया। अब देख लीजिए भाई, वीडियो थोड़ा सा मैंने कहा ना लंबा हो जाएगा, तो है ना, परेशान नहीं होना। 2 बातें इस पर जो पूछी जाती हैं बार बार। देखो भाई, प्रक्रिया तो समझ गए होंगे आप लोग। देखो, पहली बात जो पूछी जाती है यहाँ पर कि भाई, जैसे राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है ना, मैंने निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ा था, तो राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को ही अधिकार था। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति जितने भी संसद के सदस्य हैं, चाहे वो मनोनीत हों और चाहे निर्वाचित हों, सभी सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये कथन और निष्कर्ष वाले सवालों में पूछी जा चुकी है, और ये ट्रेंड भी हो चुका है। इस बार जिन लोगों ने पीएससी का पेपर दिया होगा वो लोग इस चीज को भली भांति समझ रहे होंगे। उन्होंने देखा होगा कि इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कथन और निष्कर्ष वाले, है ना। तो ध्यान रखिएगा भाई कि राष्ट्रपति के महाभियोग में सभी प्रक्रिया में सभी सदस्य, है ना, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि निर्वाचित लेते हैं, दोनों लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने बोला, लिख लीजिए आप लोग, अब चाहें तो लिख नोट कर लीजिए इसको। इस प्रक्रिया में निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। सभी सदस्य भाग में बता दिया है। दूसरा, और केवल संसद के, है ना, फिर से बता रहा हूँ। दूसरा, एक बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया है ना, किस प्रकार से, मतलब न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ना, संवैधानिक, वैधानिक, किस प्रकार की प्रक्रिया है। ये ध्यान रखिए, यह जो है, यह एक नोट डाल के आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, ऐसे करके। ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे करके नोट डालने का मतलब क्या होता है, कुछ विविध है ना, जो इसके बारे में हमको जाने रहना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। यह एक अर्ध न्यायिक, ये पूछा गया है, ठीक है। मैं जो आप लोग कहेंगे कहाँ पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, तो आप इसको देखेंगे
कि यह किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया भी पूछा जा चुका है, तो इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। अर्ध न्यायिक का मतलब क्या है, तो देखो भाई इसको थोड़ा सा जान लीजिए। अर्ध न्यायिक का मतलब क्या है कि ये केवल और केवल न्यायाधीश ऐसा निर्णय नहीं करते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाना जाना चाहिए, इसमें संसद के सदस्य भी शामिल होते हैं। और न्यायाधीश कहाँ शामिल होते हैं, तो मैंने बताया था कि जब दूसरा सदन आरोपों की जांच करवा रहा होता है तो उसमें कुछ न्यायाधीशों को शामिल किया जाता है ना भाई, तो वहां पर न्यायाधीश भी हो जाते हैं और संसद के सदस्य भी हो जाते हैं। तो ना तो ये पूर्णतः न्यायिक और ना ही पूर्णतः संसद द्वारा यानी कि वैधानिक है, इसलिए दोनों को मिलाकर के हमने अर्ध न्याय कह दिया। ये बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है भाई। आज ये अनुच्छेद यहाँ पर खत्म हो जाता है और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें मैंने कोशिश की है कि इससे कोई बात छूटे ना, और यदि कोई बात छूट जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो कोई नहीं यार, देखो एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने से बेटर है ना। ट्रैक रेक के चक्कर में आप लोग मत पड़ा करिए, है ना, क्योंकि ट्रैक से ज्यादा कल्याण होता नहीं है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो वो वैसे ही। अनुच्छेद 62 के बारे में देख लीजिए क्या कहता है। अनुच्छेद 62 यही थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें देखेंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको। तो इसमें दी गई है 2-3 बातें दी गई, ठीक है। इसमें पहली बात तो दी गई है, ठीक है, देखो ये बात आप जान भी चुके हैं पहले से, थोड़ा सा और जान लीजिए। देखो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर सेंटेंस नहीं बन पा रहा, थोड़ा देखो। दोबारा निर्वाचन का समय ये दिया है, ठीक है। एक बात क्या है, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा समझते हैं, फिर बैक में लिख दूं थोड़ा सा। क्या लिखा है, अनुच्छेद 62 बताता है कि यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, और रिक्त किन स्थितियों में होता है, तो मैंने जब अनुच्छेद 56 पढ़ाया था तो उसमें बताया था। पहला, यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो भी, और तीसरा तो महाभियोग की प्रक्रिया। तीसरा क्या था, महाभियोग की प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं के द्वारा यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उपराष्ट्रपति क्या होगा, इसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। दूसरी बात, ये बात भी जानते हैं, देखो फास्ट पढ़ा देता हूँ इसको। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा, जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे देश का, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश पद धारण करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर कौन करता है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, ठीक है ना भाई, वरिष्ठतम न्यायाधीश कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का, है ना। ये बात पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा जानना था, तो ये बात लिखी हुई है, इसमें ध्यान दे लीजिए आप लोग। क्या लिखा है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब मान लीजिए यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यदि वो भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो। अब समझते हैं कैसा हुआ, कई बार के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद मुख्य न्यायाधीश ने पदभार ग्रहण किया हो। तो आपको याद होगा हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनका नाम क्या था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। आप भारत के जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, क्या नाम उनका, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो कैसे बने थे वो राष्ट्रपति, थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। अब देखो भाई, ये बात है 1969 की। देखो क्या होगा, 1967 में, थोड़ा सा विविध जान लीजिए। 1967 में जाकिर हुसैन साहब, चलो मैं लिखता नहीं हूँ, ऐसे बात बोल देता हूँ, टाइम लगेगा, बड़ा हो जाएगा।
जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं देश के, ठीक है, चौथे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब बनते हैं तो उनकी क्या होती है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है 1969 में। तो उस समय जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे वो थे कौन से भाई, बीबी गिरी, बराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है ना भाई, तो उसको बोलते हैं शॉर्टकट में बीबी गिरी। तो जिस समय जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है उस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी साहब थे। तो ये क्या होते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, है ना। अब क्या होता है, मैंने बताया ना भाई, कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन कम से कम 6 माह के अंदर हमको निर्वाचन कराना पड़ेगा। तो देख लीजिए, निर्वाचन कराना था भाई, तो और अब उपराष्ट्रपति जो बीबी गिरी थे, इनका मन किया कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उस पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति नहीं रहे। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो वर्तमान उस समय पे क्या थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभाला था। ऐसा हम अभी तक हमें लगता है एक ही न्यायाधीश ऐसे हुए हैं जिन्हें ये अवसर प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कैसे इनको पद मिला था वो आप लोग समझ गए होंगे। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी क्या होते हैं, जो उपराष्ट्रपति थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। चुनाव आ जाने के कारण क्या होते हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश ये क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का कर्तव्यों का पालन करते हैं, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को भाई। इसको हटा देते हैं। इसमें मेरे ख्याल से आपको इतना ही जानना है और कोई जानने की बात है नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो अगर कुछ भूल जाता है तो अगली वीडियो में मैं कर दूंगा, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ भूला है। चलो देखो भाई, हट जा, ये अनुच्छेद हो गया 62, है ना। एक अनुच्छेद और इसमें कवर करेंगे और इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, है ना। थोड़ा सा देख लेंगे, ऐसा नहीं वीडियो बंद ही हो गया हो। 1 मिनट, चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज चल रहा है वीडियो। क्योंकि क्या होता है ना यार, कई बार पता चला कि अपन पढ़ाए तो वीडियो कट हो गया, पॉज हो गया, लैप्स हो गया, ठीक है। तो ऐसा देखो भाई, अगला अनुच्छेद देख लीजिए, इंपोर्टेंट वाला, इसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निपटारा, ये कहा गया, ठीक है। तो कैसे होता है, क्या होता है, देख लीजिए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, और निर्वाचन में कोई किसी विपक्ष को या किसी को भी डाउट होता है भाई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो गलत तरीके से हुआ है या फिर किसी और तरीके से हुआ है। तो उसके लिए कहा गया है अनुच्छेद 71 में कि इन, चाहे वो विवाद हो, चाहे कोई भी शंका हो, इन सबके समाधान में जो महत्वपूर्ण अंतिम निर्णय होगा, क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा, वो किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का। ये बात थी इसमें, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, ऐसा लिखा है। आप समझते हैं क्या है, अच्छे समझते हैं। देखो भाई, मैंने क्या कहा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो, कोई भी शंका हो, उसके समाधान की जो शक्ति दी गई है, वो अंतिम शक्ति जो दी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई है और उसका ही निर्णय अंतिम होता है। अब आप लोग कहेंगे सर आप ये वाली बात बार बार क्यों बता रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, कई बार एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद हैं उनका निपटारा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है, ठीक है। अंतिम शक्ति किसके पास है, ऑप्शन नंबर 1 संसद के पास है, ऑप्शन नंबर 2 निर्वाचन आयोग के पास है, ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया था सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ऑप्शन नंबर 4 में
कुछ और था जैसे, है ना, इसी टाइप से था, लेकिन ये ऑप्शन थे, तो वो चौथा ऑप्शन याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना भाई। तो आप लोग क्लियर याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और एक और होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, इसके बारे में ही पर लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है ना भाई। उपराष्ट्रपति इन दोनों से संबंधित, बाकी की बात नहीं कर रही हम, है ना, राज्यसभा हो लोकसभा हो के सदस्य उनकी बात नहीं है, सिर्फ दो लोगों की बात है, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इन दोनों से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय करने की जो अंतिम शक्ति होगी वो कोर्ट के पास होगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे आप। इसके बाद क्या होगा, इसमें एक जो बात इंपॉर्टेंट है याद रखने की, देखो ऐसे नोट डाल के लिख लीजिएगा आप। आपने पढ़ा होगा 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, ठीक है। इसका इससे संबंध क्या है वो देखते हैं। 11वां संविधान संशोधन 1961 में इसमें एक उपखंड जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 71 है ना, उपखंड द्वारा 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा अनुच्छेद 71 में, ठीक है, अनुच्छेद 71 में उपखंड 4 जोड़ा गया, ठीक है ना भाई, 4 जोड़ा गया। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है वो आप चाहें तो गौर कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, टाइम काफी पहले से ज्यादा हो गया है, तो आप लिख लीजिए क्या जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की जो, राष्ट्रपति का जब जो चुनाव होता है तो निर्वाचन के समय यदि जो निर्वाचक मंडल है उसमें कुछ पद रिक्त रह जाते हैं। निर्वाचक मंडल मैंने बता दिया था अनुच्छेद 54 में जब अपन ने पढ़ा था, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता था, मैंने बताया था लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये लोग शामिल होते हैं। तो इस अनुच्छेद में बताया गया कि यदि किसी समय निर्वाचक मंडल से कोई निर्वाचक मंडल में कोई पद खाली है, ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, तो ऐसे निर्वाचन को अवैध यानी कि या फिर उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सीधी सी बात क्या है इसमें समझने की बात यह है कि यदि मान लीजिए किसी राज्य की या कोई सांसद हो, कोई भी विधायक हो, यदि या किसी राज्य की जो विधानसभा है उस समय विघटित हो चुकी है, ठीक है ना भाई, और राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हमारे भारतीय संविधान के इस संशोधन में प्रावधान कर दिया गया था, ठीक है ना भाई। इसके अंतर्गत ही उपखंड 4 जोड़ा गया था, जिसको बोलते हैं 71(4), ठीक है भाई। यानी कि निर्वाचक मंडल में कोई पद यदि रिक्त भी है तब भी राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि निर्वाचन किया जा सकता है, और इस आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है कि किसी राज्य की विधान जो सभा है वो क्या थी, विघटित थी, या फिर वो लोग वोट नहीं दे पाए, किसी भी इन कारणों के तहत सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है ना भाई। तो ये आज यहीं तक था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और आज तक इतना ही खत्म करते हैं। इससे पहले मैं दोबारा फिर से एक बात रिपीट कर देना चाहता हूँ। आप लोग देख ही रहेंगे भाई, थोड़ा सा है ना, वीडियो को रिकॉर्ड करने में, उसको है ना एडिट फिर अपलोड करने में काफ़ी मेहनत लगती है यार, है ना। और आपको यदि मेहनत ये अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक्स और शेयर जरूर करिए इस समय, क्योंकि अभी अपना छोटा सा ही परिवार है ना, छोटा सा परिवार है, इसको थोड़ा सा बड़ा करने में अभी आप योगदान कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, किसी ने भाई ने पूछा था कि सर आप और कौन सा विषय पढ़ाएंगे, तो अभी जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ इस इंडियन पॉलिटी में रहेगा। इसके आगे 2 और सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे 10th की मैथ्स स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करने के एक मकसद है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं, ठीक है ना भाई, जहां पर कोचिंग की व्यवस्था ही नहीं है ना। क्या है, कोचिंग की व्यवस्था, कोई टीचर ही नहीं मिलता, कई गांव ऐसे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मैं मैथ पढ़ाऊं, कम से कम जो मैं कर सकता हूं ना,
क्योंकि बोलते हैं ना भाई, कुछ ना करने से बेटर है कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो 10th की मैथ है उसको बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, पूरी कराई जाएगी। 1.1 से लेकर के जहां तक भी है वहां तक कंप्लीट कराई जाएगी, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री, है ना। तो जो लोग भी चाहें ऐसा करना तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा वक्त लग रहा है, बाकी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी बात, इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो एक इंडियन जियोग्राफी का होगा, है ना, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के, है ना भाई, क्योंकि देखते हैं थोड़ा सा यदि आप लोगों का सपोर्ट बना रहता है तो एनर्जी आती है, ठीक है ना। वास्तव में ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कल की ही बात है, ठीक है ना भाई। कल काफी लोगों ने कमेंट किए और, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू मेरा सपोर्ट किया। उन लोगों के लिए मैं फिर से मैं बोलता हूँ उनको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। और ये जहाँ जरूरत है ना, क्योंकि कोचिंग्स में भी काफी फीस लगती है आजकल, तो सीधे सीधे पूरे पैसे लगने लगे हैं ना ऑफलाइन कोचिंग्स में, चाहे वो 10वीं की हो कोई भी हो। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि निःशुल्क देंगे और जितना हो सकेंगे उतना देंगे, ठीक है ना भाई। और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इसलिए भाई इसको आप चाहें तो अपने जो भी आप नजदीकी हैं, किसी जो भी आप पढ़ता है ना, जहां पर भी है, जहां जहां आप इसको शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए, लाइक करिए, हमें एनर्जी मिलती है ना। और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।